हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 7 वसंत भाग 2 का पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे पूरा। इसे हम रीड करेंगे आज। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना से हो जाता है। कौन कह रहा है, मतलब दादी माँ कौन है ये? इसमें जो लेखक है, लेखक की कहानी है ये। तो लेखक जो है वो बड़े हो गए हैं और वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कमज़ोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी भी कठिनाई होती है बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब मन एक जगह ना लगना, ठीक है। मतलब अनमना मतलब एक जगह से मन नहीं लगता। तो मेरे शुभ चिंतक मेरे मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मतलब उसके जो शुभ चिंतक हैं वो उसे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना तो देते हैं, और पीठ पीछे वो कह रहे हैं वो मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला मतलब कि कमज़ोर वो समझते हैं पीठ पीछे। सामने तो वो उसे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, मगर वो पीठ पीछे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं लेखक का। वो लेखक बता रहे हैं ऐसा। तो मैं सोचता हूँ, मतलब लेखक कहते हैं मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने, बरबस मतलब अचानक मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शरद की शीत किरणें होती हैं तो वो कह रहे हैं उसके समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर मतलब कुआर एक महीने का नाम है जो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में आता है, पहले आता है मतलब। तो मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। तो वो क्या सोच रहा है कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, ठीक है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा है ये, इसमें आया हुआ है मोथा साई। तो मोथा साई क्या है? बनप्याज, मोथा साई मतलब वन में उगने वाली घास, ठीक है। और घेवर क्या है? तालाब में उगने वाली घास। तो वो कह रहा है मुझे लगता है जैसे कि कुआर के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, ठीक है। तो दूर के सिवान से बहकर मोथा और साई की अधगली घासें, तो वो कह रहा है वन में जो उगने वाली घासें हैं वो वाली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें। तो वन प्याज मतलब वही वन में उगने वाली घास, और घेवर मतलब तालाब में उगने वाली घास, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, उसकी जड़ें नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो मतलब क्या है, रास्तों में कीचड़ तो सूख गया है और जो गांव के लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जो जलाशय होते हैं उसमें धमाकों से कूद रहे हैं, जैसे कूदते हैं, ठीक है। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं होती, लेकिन अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। चिवड़ा क्या होता है? चिवड़ा होता है मतलब अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। तो चिवड़ा मतलब क्या है? उबाल कर कूट कर जो चावल सुखाते हैं वो।
तो वो कह रहा अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, और आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। उसने कितनी चीज़ें बताई हैं कि ये ना मिले तो दुख नहीं, ये ना मिले तो दुख नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा ही बुरा मालूम होता है। आगे चलते हैं। मैं भीतर हुड़क रहा था, भीतर मतलब अंदर, और हुड़क मतलब चाहत, मेरी अंदर ही अंदर चाहत थी। 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी, ना जाने क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। तो ज्वर क्या होता है? बुखार। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य मतलब अभी टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर से कपड़े से लाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, 200 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपर की छाल से छौका की नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो दादी माँ को गवे गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती, और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता, नौकर पानी दे जाता, मेज़ महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं करता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने गई हो तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलम्ब का कारण बन जाती, मतलब कि उनकी उपस्थिति जरूरी होती थी। तो जब भी वो अनुपस्थित रहती थी, नहीं होती थी, तो वो एक विलम्ब का कारण बन जाती थी। तो विलम्ब मतलब देर का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, भारी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो फिर वो बिगड़ रही थी, तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। तो दादी माँ क्या कहती, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो वो कहती है, आप अगर दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ बोलती है। तो दादी माँ क्या करती है, पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी।
चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विरल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी पीछे का, सभी रुपया छोड़ दिए, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरफ हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ जोर से भागा, दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभेदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन का सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की कट्टी सी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुरकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शिक्षिमता स्थिति और भी डाबाडोल कर दी। ये वो दोस्त होते हैं जो मुंह पे मीठे बने रहते हैं और पीठ पीछे वही होता है मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्त कहते हैं उन्हें। तो उसकी स्थिति भी डाबाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, मतलब खर्च की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछवा का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी, मैं एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। शाप भ्रष्ट मतलब श्रापित, जिसे श्राप लगा हो। तो उसे दादी माँ कैसी लगती थी? जिसे श्राप लगा हो। तो धुंधली छाया जो थी वो उसकी विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो वो क्या कह रहा है? तो चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, मतलब कि यहाँ से देखो, खजूर से पेट कर उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। घिनौना मतलब घृणित, जिसे देखकर घिना है।
ठीक है, तो वो उसकी खिड़की पे बैठ गया और हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। तो उसने क्या सोचा, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। कतारें मतलब पंक्तियाँ, ठीक है, और जो पाँखें था ये होता है पंख। तो आँखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो ये है हमारा चैप्टर दादी माँ पार्ट 2 का। तो अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।